जी की कितनी पीढ़ियों तक कॉलेजियम से चाचा भतीजा जज बनता रहेगा, ये तो ज्यादा दिन की बात नहीं है। मैं आपको आश्वासन दिला रहा हूं कि सिर्फ कुछ साल और ये कॉलेजियम सिस्टम जो गैर लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है वो खत्म होगी और उसका रिजर्वेशन से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि रिजर्वेशन जो है इनकॉर्पोरेटेड पार्ट जो है वो संविधान का है। संविधान बाद में आया, रिजर्वेशन पहले आया। संविधान बाद में बना, पहले रिजर्वेशन बना, रिजर्वेशन के आधार पर संविधान बना और संविधान के अंदर इन्होंने गैर लोकतांत्रिक गैर संवैधानिक तरीके से सेल्फ सिलेक्शन का एक प्रोसेस बना दिया, जिसे ये कॉलेजियम कहते हैं। और कॉलेजियम नहीं है, कास्ट सिस्टम है। और ये कास्ट सिस्टम इसलिए बनाए रखना चाहते हैं ना, हम कहते हैं, एक बात कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जज बनने की जो प्रक्रिया है वो ओपन होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट जज और हाई कोर्ट जज बनने की जो प्रक्रिया वो ओपन होना चाहिए, ओपन कंपटीशन होना चाहिए। परंतु जो उसके एग्जाम के जो पेपर है वो चेक हो तो वो यूएसए और यूके में हो, इंडिया में ना, कि जिसने एक बार रिजर्वेशन ले लिया और दोबारा ना ले। बिल्कुल सही, सुप्रीम कोर्ट की इस बात से हम बिल्कुल सही हैं और हम सहमत हैं। अगर ये करना चाहते हैं तो ब्लंटली और फ्लैटली आप एक झटके में सारा रिजर्वेशन खत्म कर दीजिए, चाहे वो मराठा रिजर्वेशन के नाम पे करिए या इंदिरा साहनी केस के नाम पे करिए। सबसे पहली जो बात है कि जब रिजर्वेशन को लेके आती है तो आज के समय में आप देखिएगा कि पिछले कुछ सालों से ये बात निकल के आ रही है कि रिजर्वेशन को ये लोग सोचते हैं कि इन्होंने कोई भीख दी हुई है और रिजर्वेशन एक भीख है। तो ये इसी मानसिकता से जो भी नत्थू खैरात जो भी आता है वो रिजर्वेशन पे कमेंट करके चला जाता है। जबकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि रिजर्वेशन जो है सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से नहीं चलेगा। रिजर्वेशन जो चलेगा वो जनता की भावनाओं के अनुरूप और संविधान की भावनाओं के अनुरूप चलेगा। और जो सुप्रीम कोर्ट है, और सुप्रीम कोर्ट अब हर साल जब उन्हें कोई मुद्दा नहीं मिलता तो रिजर्वेशन पे कोई कमेंट करते हैं। तो आज हमारा जो मुख्य विषय है या मुख्य जो आज मुद्दा है, जो कल सुप्रीम कोर्ट ने, परसों सुप्रीम कोर्ट ने एक बात बोली कि रिजर्वेशन कितनी पीढ़ियों तक, और जब तक लोकतांत्रिक व्यवस्था रहेगी जब तक यहां पर रिजर्वेशन रहेगा। यह तो है एक लीगल बात, लीगल लॉजिकल भी बात है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि संविधान की मूल भावनाओं में से या संविधान के जो पार्ट 3 में से आप सिर्फ और सिर्फ 2 आर्टिकल जो 15(4) और 16(4) है उनको निकाल दें और रिजर्वेशन खत्म कर दें। ऐसा नहीं। रिजर्वेशन की बात हो रही है, वो बात हो रही है एक संवैधानिक रिजर्वेशन की। वो कोई कानूनी रिजर्वेशन नहीं है, संवैधानिक रिजर्वेशन है। संवैधानिक रिजर्वेशन और कानूनी रिजर्वेशन में अंतर है कि कानूनी जो रिजर्वेशन है वो खत्म किया जा सकता है। हम देखते हैं कि जब भी कोई मुद्दा आता है तो सुप्रीम कोर्ट कभी कहता है कि जो माननीय हैं उन्हें रिजर्वेशन छोड़ दिया जाना चाहिए, और अब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि रिजर्वेशन कितनी पीढ़ियों तक। तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट ने जो सुप्रीम कोर्ट के जिस जज ने ये कमेंट किया उसने कभी संविधान पढ़ा ही ना, और ऐसा भी हो सकता है कि वो किसी दबाव में या किसी दूसरे की भाषा बोल रहे हो कि रिजर्वेशन कितनी पीढ़ियों तक। पहले तो उन्हें ये स्टडी करनी चाहिए। देखिए उनकी जो मानसिकता या जो उनकी लीगल नॉलेज है उस पर कहीं ना कहीं मुझे आज हंसी आ रही है कि जब वो ये पूछते हैं कि रिजर्वेशन कितनी पीढ़ियों तक, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि रिजर्वेशन उतनी पीढ़ियों तक भारत में रहेगा जितनी पीढ़ियों तक अत्याचार रहेगा, जितनी पीढ़ियों तक जातिवाद रहेगा, जितनी पीढ़ियों तक ये संविधान रहेगा। और संविधान लोगों को मूलभूत अधिकार जो है प्राप्त कराता रहेगा। परंतु क्या लड़ाई वही है जिस लड़ाई को हम सोच रहे हैं या जिस लड़ाई की हम सुन रहे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा सवाल पूछ लिया कि रिजर्वेशन कब तक, तो हमें उनके खिलाफ हो जाना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। वो इसलिए भी नहीं है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कोई जज की कोई औकात नहीं है कि वो रिजर्वेशन को खत्म कर दे। अगर ये करना चाहते हैं तो ब्लंटली और फ्लैटली आप एक झटके में सारा रिजर्वेशन खत्म कर दीजिए, चाहे वो मराठा रिजर्वेशन के नाम पे करिए या इंदिरा साहनी केस के नाम पे करिए। जब इंदिरा साहनी के केस की जो ये नजीर बना के जब आज इस बात को कह रहे हैं कि सीलिंग जो है कैन नॉट बी एक्सीड मोर देन 50%, हु द हेल यू आर टू डिसाइड द सीलिंग ऑफ द रिजर्वेशन अप टू 50% व्हेन SC ST OBC ऑफ इंडिया कंटेन मोर देन 85% इन इंडिया। They are mole habitant of India. Despite that,
आप इस बात को कहते हो कि 50% से ज्यादा नहीं बढ़ सकता। अरे कहां लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन में कि रिजर्वेशन 50% से ज्यादा नहीं बढ़ सकता? कौन से आर्टिकल में ये लिखा हुआ है? और जो आपने जजमेंट इंदिरा साहनी की जजमेंट में जब सीलिंग की बात करते हो, इंदिरा साहनी की जो जजमेंट थी वो बैकवर्ड क्लास को लेकर थी, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को लेकर नहीं थी। परंतु शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को इन्होंने पार्टी उसमें ऑटोमेटिकली मान के उसमें एक रिजर्वेशन की जो सीमा है वो ये तय कर देते हैं कि 50%। अब सवाल उठता है कि क्या रिजर्वेशन की जो सीमा 50% है वो संवैधानिक है, गैर संवैधानिक है? देखिए, बिल्कुल गैर संवैधानिक है। जिस इंदिरा साहनी की जजमेंट की जब ये बात करते हैं तो इंदिरा साहनी की जो जजमेंट है वो क्वांटिफाइबल डाटा की बात करती है, और वो इस बारे में बात करती है कि इफ स्टेट विल कलेक्ट द क्वांटिफाइबल डाटा देन रिजर्वेशन कैन बी गिवन मोर देन 50%। अब सवाल आता है, दूसरा सवाल, पिछली बार अभी एक रिजर्वेशन का मैटर था जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जिस जज ने ये बात बोली कि ये माननीय कब तक रिजर्वेशन का फायदा उठाते रहेंगे और क्रीमी लेयर शेड्यूल कास्ट को चाहिए कि वो रिजर्वेशन छोड़ दें। और जिसे हम अगर हम हिंदी में बात करते हैं तो हिंदी में ये बोला जाता है कि जिसने एक बार रिजर्वेशन ले लिया वो दोबारा ना ले। बिल्कुल सही, सुप्रीम कोर्ट की इस बात से हम बिल्कुल सही हैं और हम सहमत हैं। अमरनाथ जी, मैं आपका जो कमेंट पढ़ रहा हूं और मैं इस कमेंट पे इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि शहीदों की कब्र पे लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को मानने वाले जो बच्चे हैं, जो जय भीम वाले हैं, वही टारगेटेड होंगे, वही लड़ेंगे, और जो लड़ेगा वही आगे बढ़ेगा। और जो ये बात अभी हो रही थी कि हाँ, कि जिसने, बिल्कुल सही संजय, आपने जो कहा कि संविधान बचा लो आरक्षण बच जाएगा, परंतु ये दुर्भाग्य है कि यहाँ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो है, कंटेम्प्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, और कंटेम्प्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है तो ये जो ये लोग हैं जिन्हें संविधान का ना तो मूल भावनाओं का पता है, ना ही संविधान के मूल जो रिजर्वेशन के प्रावधान है उनके बारे में पता है, तो इन लोगों को कुछ भी इस बारे में नहीं पता, तो इनके खिलाफ तो इम्पीचमेंट लाना ही चाहिए, बिकॉज दे आर इवन नॉट अवेयर अबाउट द बेसिक नॉलेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जहां तक बात है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसी का हक नहीं मारता, सबको वो हक देता है। पिछली बार एक थैंक यू डॉक्टर मदन राम जी, सर आपके लिए आपके जो सहयोग से ही हम इस लड़ाई को लड़ पा रहे हैं और लड़ेंगे। तो अब सवाल आया कि जिसने एक बार रिजर्वेशन का फायदा ले लिया उसे दोबारा रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। पिछली बार सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने यही कमेंट किया था, तो मैं सहमत हूं इस बात से कि जिसने एक बार रिजर्वेशन का फायदा ले लिया उसे दोबारा रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलना चाहिए। परंतु क्या ये यूनिवर्सल ट्रूथ सब पर लागू होगा? क्या ये नियम कि जिसने एक बार रिजर्वेशन का फायदा ले लिया और दोबारा रिजर्वेशन का फायदा नहीं लेना चाहिए, तो इसको हम अप्लीकेबल करते हैं जिसने एक बार खाना खा लिया वो दोबारा खाना ना खाए, जिसने एक बार कार ले ली वो दोबारा कार ना ले, जिसके पास एक कोठी है वो दूसरी कोठी ना ले, जिसने एक सरकारी नौकरी कर ली उसके परिवार में से दूसरे को सरकारी नौकरी ना मिले। तो फिर ये प्रिंसिपल हमारे ऊपर भी लागू कर दीजिए, ये प्रिंसिपल हमारे ऊपर भी लागू कर दीजिए कि जिसने एक बार रिजर्वेशन ले लिया वो दोबारा रिजर्वेशन ना ले। और ये पहले, हाँ रिजर्वेशन ठीक है, जिस क्रीमी लेयर बना दीजिए कि जिसने एक बार रिजर्वेशन ले लिया उसका दोबारा रिजर्वेशन का फायदा ना ले। तो जिसके परिवार में से एक बार सरकारी नौकरी लग गई, चाहे वो जर्नल हो, चाहे वो एससी हो या एसटी हो या ओबीसी हो, उसके परिवार में से दोबारा सरकारी नौकरी नहीं लगनी चाहिए। जिस व्यक्ति ने एक बार कार ले ली भारत के अंदर, वो व्यक्ति दोबारा उस व्यक्ति के पूरे खानदान को कार नहीं मिलनी चाहिए। जिस व्यक्ति ने एक बार अच्छे कपड़े पहन लिए उसे अच्छे कपड़े नहीं पहनने पड़ेंगे। और सबसे पहले जो और जिस खानदान में से अगर कोई जज बन गया, चाहे वो हाई कोर्ट जज हो, वो सुप्रीम कोर्ट जज हो, तो उसके खानदान में से कोई जज नहीं बनना चाहिए। तो आप क्रीमी लेयर खत्म कर दो कि जिसने एक बार रिजर्वेशन का फायदा ले लिया उसे दोबारा नहीं लेना चाहिए। दूसरी बात
क्या रिजर्वेशन का यही है कि रिजर्वेशन के अंदर क्रीमी लेयर लगा दीजिए? ठीक है, एक तरफ आप ओबीसी की पे 8 लाख का क्रीमी लेयर लगा देते हैं, जो ईडब्ल्यूएस का जो है उस पर 8 लाख की लिमिट लगा देते हैं, और जो जनरल ओबीसी है वो उस पर 3 लाख की लिमिट लगा देते हैं। तो ये लिमिट का जो डिस्क्रिप्शन है, आप इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के नाम पर जो जनता का शोषण दोहन कर रहे हैं, जो ईडब्ल्यूएस में से एक बार बन जाए उसे दोबारा उसके खानदान में से किसी को रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। अब बात आती है कि क्या ये जो चपरासियों में, क्लर्कों में, जो ये हमारे लोगों को शोषित अपमानित करके जो ये नौकरी करवा रहे हैं, वह रिजर्वेशन की मूलभूत भावना के अनुसार है या खिलाफ है? देखिए, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट में हमारे 15% जजेस होंगे, जिस दिन हाई कोर्ट में हमारे 15% जजेस हो जाएंगे, जिस दिन चीफ सेक्रेटरी दिल्ली हमारे 15% हो जाएंगे, और जिस दिन एग्जीक्यूटिव में हमारे लोग 15% हो जाएंगे, उस दिन हम रिजर्वेशन छोड़ देंगे। और दूसरी बात, ये हम छोड़ेंगे क्योंकि हमारा अधिकार है। अधिकार रखना ना रखना हमारा है, यह कोई भीख नहीं है। जब संविधान सभा में डिबेट चल रही थी रिजर्वेशन के मामले पे, तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भी ये बात बोली थी कि ये जो है ये संविधान से पहले की एक समझौता है जो कि पूना पैक्ट के द्वारा हुआ, और इस पूना पैक्ट के द्वारा ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ही कम ज्यादा हो सकता है, आर्बिट्रेरी नहीं हो सकता। अब सवाल आता है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं वो भगवान है, क्या सुप्रीम कोर्ट के जजों पर कोई उंगली नहीं उठा सकता? हाँ, बिल्कुल नहीं उठा सकते हैं। जो जस्टिस गगोई जैसे लोग हैं, जिनके ऊपर एक महिला को प्रताड़ित करने का आरोप लगा, उसे राज्यसभा में भेज दिया गया, तो मैं उन लोगों को जो विश्वास रखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट रिजर्वेशन के मामले में सही है, तो मैं उनको बताना चाहूंगा कि जस्टिस गगोई जैसे लोग भी हैं और न जाने कितने सारे सुप्रीम कोर्ट जजेस हैं जिनके ऊपर आरोप लगे हैं और लगते रहेंगे। तो क्या उन जजों के खिलाफ कोई इंपीचमेंट हुआ? क्या उनके खिलाफ कोई पैनल कार्रवाई हुई? क्या वो जेल गए? नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये जो लोग बैठे हैं ये उनके प्रोटेक्शन के लिए ही यहां पर बैठे हैं, और ये लोग चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से ये इस प्रकार का जो है स्टेटमेंट देते रहे, हमें बरगलाते रहें, हमारे जो इमोशंस है उनके साथ खिलवाड़ करते रहे, और हम बेचैन रहे। नहीं, बेचैन रहने की जरूरत नहीं है। ये बात सुप्रीम कोर्ट को भी और कार्यपालिका को भी बहुत अच्छी तरीके से पता है कि जिस दिन उन्होंने द मूवमेंट दे विल वेनिश, दे विल एंड अवर रिजर्वेशन, वी विल बी पॉलिटिकली यूनाइट। उन्हें पता है कि रिजर्वेशन को उस हद तक ले जाओ जहां मिले ना, लेकिन खत्म नहीं करना, क्योंकि जिस दिन इन्होंने रिजर्वेशन खत्म कर दिया, ये सभी जो SC ST OBC लोग हैं ये एक पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे, और वो पॉलिटिकल पार्टी बनेगी, वो पॉलिटिकल पार्टी पार्लियामेंट में बैठेगी, और जो इन जैसे जो जजेस हैं जो एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल काम करते हैं, उनको ना केवल इंपीचमेंट लाएगी, इंपीचमेंट लाने के बाद में इन्हें जेल भी भेजा जाएगा। इसी प्रकार इनकी जो मानसिकता है उस पर नकेल कसी जाएगी। परंतु आज हम देखते हैं कि कोई भी ऐरा गैरा नत्थु खैरा कोई भी कुछ भी बोल देता है। कोई जज जो है, इनके जो मैरिड धारी जज है, वो कहते हैं कि जो मोर है, वो जो मोरनी है, मोर के आंसुओं से जो गर्भवती होती है। तो इस जैसे जज भी है जो अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे ले जाएं तो ये न केवल पूरे इंडियन जुडिशियल सिस्टम की नाक कटाएंगे, बल्कि ये लोग भारत की भी नाक कटाएंगे। तो इन लोगों के खिलाफ देखिए, ये आश्चर्यजनक बात है कि यहीं पर अगर कोई जस्टिस कर्नन जैसे या कोई SC ST OBC माइनॉरिटीज का जज इस स्टेटमेंट को दे देता कि मोर जो है मोरनी के आंसुओं से गर्भवती होता है, तो पूरा हो हल्ला मचा देते कि ये मैरिड धारी है, ये रिजर्वेशन वाले हैं। अबे तुम तो मैरिड धारी हो, तुम्हें रिजर्वेशन का आज तक नहीं पता, और तुम बात करते हो 15/4 और 16/4 की। आप खत्म करके तो देखिए, आप मराठा रिजर्वेशन होगा तो आप उसमें SC ST OBC ले आएंगे, और ये अगर इंदिरा साहनी का जजमेंट होगा तो उसमें SC ST OBC ले आएंगे। अरे भाई, अगर आपको रिजर्वेशन का नहीं पता और इंदिरा साहनी में एक जजमेंट 11 जजों की अगर आ चुकी है कि कैन नॉट बी एक्सीड मोर देन 50% बट इट डिपेंड ऑन द क्वांटिफाइबल डाटा कलेक्टेड बाय द स्टेट, तो आप हो कौन? ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस है वो अपनी जो जजेस है उनकी नहीं मानते। अगर 11 जजों की एक पीठ ने एक बात डिसाइड कर दी तो यार 2 या 3 जजों की जो, और हाँ ये भी देखिए, ये भी एक आश्चर्यजनक बात है कि सिर्फ रिजर्वेशन के मामले ही भारत के अंदर ऐसे हैं जिसमें जो छोटी पीठ, जो उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की जो छोटी पीठ है, वो बड़ी पीठ के ऑर्डर्स को इग्नोर कर देती है, मानती नहीं है।
सिर्फ रिजर्वेशन के मामले में आपको ऐसा मिलेगा, या SC ST OBC के जब अधिकार की और हक की बात होगी तभी सिर्फ ऐसा मिलेगा, और उसके बाद और किसी मामले में नहीं। और किसी मामले में आप क्रिमिनल मैटर में जाइए, सिविल मैटर में जाइए, नहीं। देखिए भगत सिंह जी, जो एक सवाल आपने पूछा है कि राजनीतिक आरक्षण हर 10 साल के बाद क्यों बढ़ा दिया जाता है, उस पर सुप्रीम कोर्ट क्यों सवाल नहीं पूछता? क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जब इसमें इस बात का जवाब जब संविधान सभा में दिया था, आर्टिकल 340-41 की जहां तक बात है, तो वो पॉलिटिकल रिजर्वेशन था। और ये आश्चर्यजनक और हास्यास्पद बात है कि भारत के जो मूल निवासी लोग हैं, जो SC ST लोग हैं, वो कभी भी पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं मांगते, और सरकार उसे अपने आप बढ़ा देती है। वो सरकार इसलिए बढ़ाती है क्योंकि इन रिप्रेजेंटेशन के नाम पे इन लोगों का मुंह बंद रखा जाए। जबकि आप कल खत्म कर दीजिए जो राजनीतिक, लेकिन जो राजनीतिक आरक्षण और सामाजिक आर्थिक आरक्षण दोनों अलग हैं, क्योंकि जब राजनीतिक आरक्षण की बात होगी तो 340-341 की बात होगी, परंतु सामाजिक आर्थिक रिजर्वेशन की जब बात होगी तो आर्टिकल 15(4) और 16(4) की बात होगी। तो जब राजनीतिक आरक्षण है, ना तो कोई संस्था डिमांड करती, ना कोई व्यक्ति डिमांड करता, उसके बाद भी ये राजनीतिक आरक्षण को बढ़ाए चलाए जाते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि ये हमें सिर्फ और सिर्फ नचाने के लिए एक इन्होंने हमारे सामने एक टॉफी और लॉलीपॉप दी हुई है, जिसके इर्द गिर्द हम नाचते रहते हैं। और हम भी चाहते हैं कि राजनीतिक आरक्षण खत्म हो। और जैसे कि आपने कहा गुरंग राठौड़ जी की गुजरात में सब इंस्पेक्टर की भर्ती में आरक्षण खत्म। देखिए आरक्षण भर्तियों में नहीं, सिर्फ भर्तियों का, हाँ देखिए जो 300 सीट में से एक सीट, देखिए जो रिजर्वेशन की जब हम बात करते हैं कि भाई हमें भर्तियों में रिजर्वेशन नहीं मिला, हमें देखिए सिर्फ भर्तियों का रिजर्वेशन की लड़ाई नहीं लड़नी, मत दो आप जो लेटरल एंट्री से बना रहे हो उसमें आप हमें रिजर्वेशन दीजिएगा, आप सुप्रीम कोर्ट में जो बना रहे हो उसमें हमें रिजर्वेशन दीजिएगा। और मल्टी डाइवर्सिटी कॉन्सेप्ट जो USA का है कि अगर फिल्मों में एक गोरा हीरो बचेगा तो एक काला हीरो बचेगा, वो रिजर्वेशन हमें यहां भी चाहिए। हमें चाहिए कि जितने बिजनेस हैं उसके अंदर हमारा जो है रिप्रेजेंटेशन हो, हमें उसमें 15% दीजिए। आप अगर फिल्मों की बात कर रहे हैं उसमें हमें दीजिए, आप उद्योग धंधों की बात कर रहे हैं आप उसमें दीजिए। परंतु कहीं ना कहीं ये लोग हमें इस बात पे उलझाए रखना चाहते हैं कि रिजर्वेशन का मतलब जो है वो चपरासी, क्लर्क और LDC की नौकरियां ही हैं, जो टूटी फूटी जो रोटियां हैं वही रिजर्वेशन है, जबकि रिजर्वेशन ये नहीं है। रिजर्वेशन में जब बात हुई वहां रिप्रेजेंटेशन की बात हुई, और ये रिप्रेजेंटेशन जो है वो अप टू टॉप टू बॉटम रहा, वो धरातल पे भी रहा, हॉरिजॉन्टल भी रहा और सब जगह रहा। तो इसमें रिजर्वेशन का जो ये मामला रहा, अब रिजर्वेशन की बात यह होती है कि सुप्रीम कोर्ट जब भी किसी भी मामले पे निर्णय की बात होता है तो हर पिटीशन अलाउ करके सेंटर को नोटिस करके हम लोगों की मूल भावनाओं के साथ खेलते हैं ताकि हम लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं मुद्दे से भटक जाए। मुद्दा हमारा सरकार बनाना है, मुद्दा हमारा राजनीति में अपने आप को मजबूत करना है। मुद्दा हमारा ये नहीं कि कोई भी आ रहा गहरा पंजू कह रहा आए और रिजर्वेशन पर और संविधान पे उंगली कमेंट करके चला जाए। तो कंटेम्प्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जब होगा ना, बिल्कुल राठौर जी, वो हमने यही बात की क्रिकेट की टीम में जब गांगुली जब एक तेंदुलकर की बात होगी, ठाकुर रुद्र भारद्वाज, जब तक ये आरक्षण खत्म नहीं होगा देश धीरे धीरे बिल्कुल खोखला होता रहेगा। क्योंकि कुछ लोगों ने भारत में रिजर्वेशन के नाम पे खोखलापन की जो शुरुआत की वो वहां से शुरुआत की जब 200 साल अंग्रेजों का गुलाम रहा, तब उनकी रगों में खून नहीं दौड़ा। आज तक ये ओलंपिक नहीं जीत पा रहे, तो वो भी रिजर्वेशन की वजह से नहीं जीत पा रहे, और ऑस्कर नहीं जीत पा रहे क्योंकि जो ऑस्कर भी नहीं जीत पाए क्योंकि वहां भी रिजर्वेशन है। तो ये खोखला जो इन लोगों ने किया है, जो भारत की नाक कटाते हैं बाहर जाके और चम्मच वम्मच चांदी के चम्मच चुरा के लाते हैं, तो ये लोग अपने आप को मेरिटधारी बताते हैं और ये बोलते हैं कि जो रिजर्वेशन के कारण देश खोखला हो रहा है। अबे रिजर्वेशन के कारण देश खोखला होता ना जो तुम्हारे तो जो ये लोग हैं, जो ये आज भी संविधान में विश्वास रखते हैं, वो लोग किसी की भी गुलामी कर सकते थे जैसे तुम लोग कर रहे हो। ठीक है, हम संविधान को बचाने वाले लोग हैं, हम किसी का भीख मांगने वाले लोग नहीं जो मरों का भी नहीं छोड़ते और जिंदों का भी नहीं छोड़ते। हम वो लोग हैं जो आज भी संविधान को बचाने के लिए लड़ रहे हैं और हमें डर नहीं है किसी सुप्रीम कोर्ट के जज का। अगर वो संविधान के खिलाफ है तो हम उसके खिलाफ है,
क्योंकि भारत के अंदर जो सोवरेनिटी है वो सोवरेनिटी पार्लियामेंट और कॉन्स्टिट्यूशन है, और जो सुप्रीम कोर्ट है वो सिर्फ और सिर्फ संविधान का एक पार्ट है, और वो संविधान से बड़ा नहीं है। ओनली कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम इन इंडिया। बिल्कुल ललित जी, ये नहीं, ये तो देखिए मकवाना जी की कितनी पीढ़ियों तक कॉलेजियम से चाचा भतीजा जज बनता रहेगा, ये तो ज्यादा दिन की बात नहीं है। मैं आपको आश्वासन दिला रहा हूं कि सिर्फ कुछ साल और ये कॉलेजियम सिस्टम जो गैर लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है वो खत्म होगी, और उसका रिजर्वेशन से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि रिजर्वेशन जो है इनकॉर्पोरेटेड पार्ट जो है वो संविधान का है। संविधान बाद में आया, रिजर्वेशन पहले आया। संविधान बाद में बना, पहले रिजर्वेशन बना, रिजर्वेशन के आधार पर संविधान बना, और संविधान के अंदर इन्होंने गैर लोकतांत्रिक गैर संवैधानिक तरीके से सेल्फ सिलेक्शन का एक प्रोसेस बना दिया, जिसे ये कॉलेजियम कहते हैं। और कॉलेजियम नहीं है, कास्ट सिस्टम है, और ये कास्ट सिस्टम इसलिए बनाए रखना चाहते हैं। तो हम कहते हैं, एक बात कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जज बनने की जो प्रक्रिया है वो ओपन होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट जज और हाई कोर्ट जज बनने की जो प्रक्रिया वो ओपन होना चाहिए, ओपन कंपटीशन होना चाहिए। परंतु जो उसके एग्जाम के जो पेपर है वो चेक हो तो वो यूएसए और यूके में हो, इंडिया में ना हो। आप कराइए, हम बताते हैं आप में कितनी मेरिट है, कितने काबिल आप हैं, कितना आप संविधान के बारे में पूछते हैं। जब आप सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में बैठे हुए हैं तो वहां आपसे आपका पर्सनल ओपिनियन नहीं पूछा जा रहा, वहां आपसे आपका कॉन्स्टिट्यूशनल ओपिनियन पूछा जा रहा है। कॉन्स्टिट्यूशनल जो इंटरप्रिटेशन है वो पूछा जा रहा है, और आपसे ये नहीं पूछा जा रहा कि कितनी पीढ़ियों तक रहेगा। अगर आप में दम है, और मैं आपको एक बताना चाहता हूं, सबसे महत्वपूर्ण बात, इस बात को रिकॉर्ड कर लीजिए कि रिजर्वेशन के अंदर सिर्फ तभी मूलभूत बदलाव हो सकता है जब पूरी की पूरी पार्लियामेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में कन्वर्ट हो। और लोग हंसेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली कैसे बन जाएगी। अरे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली कोर्ट, क्योंकि हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में हर वर्ग का रिप्रेजेंटेशन था, और पार्लियामेंट को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में, और हर वर्ग का, चाहे वो एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे नॉन ओबीसी हो, चाहे वो सवर्ण हो, चाहे वो जनरल हो। हम तो कहते हैं कि ब्राह्मणों का भी उसमें रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, जाटों का भी होना चाहिए, गुजरों का भी होना चाहिए, और बनियों का भी होना चाहिए, एससी का भी होना चाहिए, एसटी का भी होना चाहिए। सबके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो पहले पार्लियामेंट को कन्वर्ट करके कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाए, उसके बाद रिजर्वेशन का निर्धारण हो सकता है। ऐसे नहीं कोई भी आरा गहरा नत्थु खैरा आए और रिजर्वेशन को खत्म कर दे। परंतु हम लोगों को ही नहीं पता कि लड़ाई क्या है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया तो सही बोला होगा। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है रिजर्वेशन खत्म करने की, इसलिए क्या होगा? नहीं, सुप्रीम कोर्ट कैन ओनली इंटरप्रेट द लॉ, सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट मेक द लॉ। सुप्रीम कोर्ट जो है वो बाउंड नहीं कर सकती गवर्नमेंट को सरकार बनाने के लिए, और सुप्रीम कोर्ट के जो भी निर्णय जो 9वीं अनुसूची में आते हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट जो है वो देख भी नहीं सकती कि उसमें क्या बनाना है। परंतु आज जो सुप्रीम कोर्ट इधर उधर की भी जो देखिए, जब कोरोना में मजदूरों की बात होगी तो ये सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं वो सोए रहेंगे, पैर फैला के सोए रहेंगे। परंतु वहीं दूसरी ओर जो एक आतंकवादी है, जो न्यूज़ चैनल वाला कोई आतंकवादी है जो भारत के अंदर आतंक फैला रहा है, मानसिक आतंक, और वैसे उसकी बात होगी तो वो रातों रात जो है वो रातों रात उसकी सुनवाई करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट में रिजर्वेशन का या कॉन्स्टिट्यूशनल के जो मूलभूत जो ढांचे की जब भी बात होगी उसकी सुनवाई जो है सिर्फ और सिर्फ संवैधानिक सभा करेगी, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली करेगी। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली डिबेट कराएगी, और उस कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली डिबेट करा के उसका पक्ष और विपक्ष रखेगी, तब जाके उस सुप्रीम कोर्ट जो फंडामेंटल राइट्स हैं या संवैधानिक मूल्य हैं उनके अंदर में तब जाके बदलाव या हो सकता है। ऐसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, हमने लिया रिजर्वेशन, आप कहते हो कि रिजर्वेशन जो है क्रीमी लेयर रखना चाहिए, क्रीमी लेयर होना चाहिए। ठीक है, जिसने एक बार गाड़ी ले ली उसे दोबारा गाड़ी मत दो, जिसने एक बार खाना खा लिया वो दोबारा खाना ना खाए, जिसने एक बार अच्छे कपड़े पहन लिए उसे दोबारा ना मिले, जिसने एक बार घर बना लिया वो दोबारा घर ना बनाए। तो जिसने हम आपसे कह देंगे कि जिसने एक बार रिजर्वेशन ले लिया वो रिजर्वेशन नहीं लेगा। परंतु ये दोगलापन कहां से लाते हैं ये लोग? इतना दोगलापन कहां से कि हाँ, हम वाल्मीकि समाज में भी चाहते हैं, हम मीना समाज में भी चाहते हैं, हम एसटी समाज में भी चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हर आदमी, हम देखिए, हम तो वो लोग हैं जो देने में विश्वास रखते हैं, छीनने में नहीं है। और ये वो लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ छीनने में, कि इनकी आंखों को तो ये भी खटकता है कि हम साइकिल पे कैसे चल रहे हैं।
ये वही बात हुई कि हमारे पास नैनो गाड़ी है, उस पर डिबेट हो रही है, और तुम्हारे पास रोल्स रॉयस की जो हजारों गाड़ियां खड़ी हुई हैं वो भी तुम्हें नहीं दिखती, क्योंकि आप अनदेखा करना, आप अपने जो 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 अपनी जो एसेट्स हैं, अपने जो इनके पास में करप्शन का पैसा है, वो कभी नहीं दिखे। इन्हें नहीं दिखेगा कि इन्हें नहीं दिखेगा कि इनके पास करोड़ों अरबों के रुपए की जो प्रॉपर्टी है वो कहां से आई, परंतु इन्हें दिख जाएगा कि हाँ, शेड्यूल कास्ट ने एक नैनो गाड़ी ले ली, मारुति अल्टो गाड़ी ले ली, इनके ये तो रिजर्वेशन का फायदा उठा रहे हैं, ये तो नैनो में घूम रहे हैं, नैनो में घूम रहे हैं। अरे भाई, हम नैनो में घूम रहे हैं तो तुम्हारी जो रोल्स रॉयस की जो फैक्ट्रियां खड़ी हुई हैं उन पे छापे कब मारोगे? तो रिजर्वेशन की जो बात है, वो रिजर्वेशन की बात वही है कि हमने एक बार ले लिया तो तुम्हारी आंखों में खटक गया। तुम 70 साल से तो इस आजाद भारत में तुम रिजर्वेशन ले रहे हो, 70 साल से पहले तुम्हारे बाप दादा उनकी गुलामी करके जो अपना हिस्सा मांगते थे, वो तुम आज तक तुम्हें नहीं दिखा। जो तुम्हारे खानदान में से जो पहला जज बना, चाहे हाई कोर्ट बना या सुप्रीम कोर्ट बना, उसके आने वाले 100 पीढ़ियों तक कोई जज नहीं बनना चाहिए था। परंतु हम तो सच्चे दिल वाले, बी पॉजिटिव वाले लोग हैं। हम तो लड़ाई लड़के भी, हम तो अपने जजों को बंद करवा के भी हम साथ बैठे हुए। रिजर्वेशन की लड़ाई भी हमारा हक आप मार रहे हो तो भी हम चुप बैठे हैं। परंतु ये लड़ाई रिजर्वेशन की नहीं, ये लड़ाई है कि जो भी जज कंटेम्प्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन करे हो, जिसे बेसिक नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ना हो, जब आप ये पूछते हैं कि कितनी पीढ़ियों तक रिजर्वेशन, तो ये आपको पढ़ के आना चाहिए था जज साहब, कि कितनी पीढ़ियों से हमें मिल रहा हो, कितनी पीढ़ियों तक मिलना चाहिए, तब आप इस सवाल को पूछते हैं। क्योंकि आपका जो हर सवाल है वो सिर्फ सवाल नहीं, लाखों करोड़ों लोगों की कई पुश्तों का सवाल हो जाता। वो हमसे पूछिए भूख किसे कहते हैं, हमसे पूछिए कि किस प्रकार हमारे बच्चे 12-12 घंटे मेहनत करके पढ़ के जाते हैं और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ उनके सरनेम के कारण आप उन्हें IAS IPS नहीं बनने देते। करप्शन के नाम पे आप हमारे लोगों को सूली चढ़ाते हैं, और जो न्याय के नाम पर आप ये पूछते हैं कि कितनी पीढ़ियों तक आरक्षण। अरे जाके अपनी गिरबान में झांकिए कि आप कितनी पीढ़ियों से रिजर्वेशन लेके यहां तक पहुंचे हो। क्यों आप और आपके परिवार वाले आज भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में आप करिए ना मजदूरी। मैं चैलेंज करता हूं जितने भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं कि वो अपने बच्चों को वकील और जुडिशियल प्रोफेशन में ना भेजे ना सफाई कर्मचारी में। आप करवाइए नाली साफ, कर देंगे हम आरक्षण खत्म। परंतु नहीं, नाली साफ करने में आपको कोई आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि वहां आपकी जो नेक्स्ट पीढ़ी है वो नहीं जा रही, क्योंकि आप एक ईगो है। और जो आप कंटेम्प्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का जो डर दिखा के कि हमारे खिलाफ कोई नहीं बोल रहा है, सब बोलेंगे आपके खिलाफ। संविधान के खिलाफ चाहे हम ना बोले, पर आपके खिलाफ बोलेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जज दोनों एक अलग संस्था है। संविधान और सुप्रीम कोर्ट में से चुनने की बात होगी तो हम संविधान को चुनेंगे, और अत्याचार और बराबरी अगर उसमें चुनने की बात होगी तो हम बराबरी को चुनेंगे, और समानता और गैर समानता में से चुनने की बात होगी तो हम समानता को चुनेंगे। और यही बात अगर रिजर्वेशन की बात होगी कि रिजर्वेशन खत्म होना चाहिए तो कर दीजिए खत्म। जल जंगल जमीन बांट दीजिए, हमारे हिस्से की हिस्सेदारी हमें दे दीजिए, और आप अपने अलग जाइए, जहां से आए हैं वहां जाइए। हम तो यहीं के मूल निवासी हैं, यहीं रहेंगे, यहीं लड़ेंगे, और यहीं संविधान को और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के सपनों को साकार करने के लिए लड़ते रहेंगे। और आप जब इस बात को कहते हैं कितनी पीढ़ियों तक आरक्षण, तो आप अपने गिरबान में जाके यहाँ देखिए कि आप कितनी पीढ़ियों से बनते आ रहे हैं, और कितनी पीढ़ियों को बनाने का जो आपका सपना है वो कितनी पीढ़ियों का है। तब हाँ, हम आपको जवाब देंगे। और रही बात कि हम जो सोए हुए जो शेर हैं, ये मत समझिए कि कायर है, सर कटा देंगे लेकिन संविधान को बचा लेंगे, चाहे वो पार्लियामेंट के माध्यम से हो या सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से। और मेरे जो भी आरोप है वो सुप्रीम कोर्ट के जजों के खिलाफ है, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ नहीं है। तो इसी के साथ थैंक यू जो भी मेरी बात सुन रहे हैं, और थैंक यू डॉक्टर मदनराम जी और संदीप कुमार जी, सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। और आप निश्चिंत रहिए, रिजर्वेशन नहीं खत्म होगा। ये आएंगे और चले जाएंगे कि जाति मकान है, वो किराएदार है, जाति मकान थोड़ी है, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जन्म में, यहाँ हमारा मकान थोड़ी है। तो इन्हीं शब्दों के साथ क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं।
नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।